बच्चों ये है हमारा लेक्चर 215 और हम कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट कैसे बना, मतलब हम कहते हैं कि हम आज़ाद हुए नेशनल मूवमेंट करके, ठीक है, आंदोलन करा हम लोगों ने। सो हम राष्ट्रीय आंदोलन करके आज़ाद हुए। सो ये कब से कब तक हुआ? ये आंदोलन हुआ 1870 1870 से 1947 तक, 1870 से 1947 तक ये आंदोलन हुआ। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, इन दिस चैप्टर 9th ऑफ योर हिस्ट्री NCERT टेक्स्ट बुक। दिस इज पेज नंबर 109. सो दिस इज अवर लेक्चर 215. सो इधर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं. सो इन द वेरी ऑन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर यू कैन सी अ पिक्चर हेयर. सो व्हाट दिस पिक्चर इज डिस्क्राइबिंग, सो यू कैन सी पुलिस टीयर गैस डेमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. ये पिक्चर है क्विट इंडिया मूवमेंट की. क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने चालू करा था. क्विट मतलब छोड़ो, इंडिया मतलब भारत, भारत छोड़ो आंदोलन था ये. भारत छोड़ो आंदोलन में ये सारे आंदोलनकारियों के ऊपर जो पुलिस है वो टीयर गैस छोड़ रही है. टीयर गैस मतलब आंसू गोले छोड़ रही है. इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लुक्ड एट, आपने अभी तक इस हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स कर लिए हैं. एंड यू हैव सीन, क्या देखा आपने? ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स. आपने देखा कैसे ब्रिटिश आए भारत में, कैसे उन्होंने भारतीय ज़मीन को कॉन्कर किया, विन किया. एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, उन्होंने जो सारे राज्य हैं वो हड़प लिए. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, नए नए लॉज लागू किए गए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाई गई. नए नए लॉज लागू किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाई गई. चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. सो जो पीजेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आए. एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी. सो 19वीं सदी में एजुकेशनल चेंजेस आए, एजुकेशनल बदलाव आए. डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमन. सो औरतों की कंडीशन पे बहसबाजी होने लगी, डिबेट्स होने लगी. चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, और जो कास्ट सिस्टम है उसको लोग चैलेंज करने लगे. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल बदलाव है, सामाजिक बदलाव है, धार्मिक बदलाव है. रिफॉर्म मतलब अच्छे बदलाव, मतलब जैसे कि सती प्रथा ख़त्म हुई, प्रोहिबिट करी गई. फिर डाउरी नहीं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो बच्चियों को मार देते थे जन्म पे, उसको बंद किया गया, उसके लिए कानून बन गए. मतलब तो ये सब चीज़ें, और भी बहुत बुरी बुरी चीज़ें, कास्ट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उन पे कानून बने. सो नए नए रिफॉर्म हुए. रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमाथ. सो 1857 का आंदोलन हुआ और उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. कैसे जो क्राफ्ट है, जो हमारी इंडिया की जो क्राफ्टमैनशिप है, जो हमारे लोहार हैं या जो वर्क करने वाले लोग, वो नहीं, सिलाई और ऐसे बुनाई कढ़ाई, जो अलग अलग हमारी जो आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, वो गिरती गई और इंडस्ट्रीज ग्रो होती गई. सो ये सब हमने पढ़ा अभी तक के 8 चैप्टरों के अंदर. On the basis of what you have read about these issues, do you think Indians were discontented with British rule? If so, how were different groups and classes dissatisfied? So अभी तक आपने 8 चैप्टर्स पढ़े, आपने यही इश्यूज पढ़े जो हमने अभी बोले. तो क्या आपको लगता है कि इंडियंस को असंतोष था? इंडियंस जो थे डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश के रूल से? ऑफ कोर्स यस, इंडियंस सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिशर्स के रूल से. इफ सो, हाउ आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? अगर थे तो क्यों, क्या था कारण, कैसे डिससेटिस्फाइड थे? सो पेज नंबर 110, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है. सो द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट्स लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन. सो ये जो सारे डेवलपमेंट्स थे, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. सो ये सारे जो डेवलपमेंट्स थे,
इससे जो लोग थे एक क्रूशियल क्वेश्चन, मतलब एक क्रूशियल क्वेश्चन एक लोगों से पूछ सकते हैं, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज इट मेंट। मतलब लोग अब ये सवाल पूछने लगे कि हमारा देश क्या है, मतलब क्या है हमारा देश, क्यों बाहर के लोग आ गए हैं और ये देश है किसके लिए। मतलब लोगों के मन में ये सवाल आने लगे कि देश किसका है और क्यों ये लोग आए हैं और क्या है हमारा देश। तो आंसर क्या आता था, लोगों के मन से आवाज़ क्या उठती थी, द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज वॉज इंडिया। मतलब ये लोग खुद से सवाल करते थे, हमारे इंडियंस जब ब्रिटिशर्स हम पे इस तरह से हावी थे तो इंडियंस खुद से सवाल करते थे कि आखिर हमारा देश किसके लिए है और क्या है। सो अंदर से आवाज़ आती थी कि इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया क्या है, भारत भारतीय लोगों के लिए है, सारे लोग, ऑल द पीपल। सो भारत भारत के लोगों के लिए, ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर। मतलब इन सब चीज़ों, अगर ये सारी चीज़ों को आप मतलब क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, अगर ये सारी चीज़ें को नकार दो तो इंडिया भारतीय लोगों के लिए है। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। सो हमारा देश, हमारे सारे साधन, हमारे सारे सिस्टम हमारे लोगों के लिए ही है। भारत भारतीयों के लिए ही है, चाहे वो कोई भी भारतीय हो, उसका कलर कुछ भी हो, उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, उसका क्रीड कुछ भी हो, कुछ भी हो, और वो यहाँ के सारे साधन, मतलब कुछ भी एक एक चीज़ पे भारतीय का ही हक है। With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, that India could not be for Indians. So अब ये सवाल भारतीयों ने अपने मन में पूछा खुद से कि भाई इंडिया है किसका। सो उनको जवाब मन में, ठीक है, मतलब ये आत्म कहते हैं ना, खुद की सोच, सो उनकी सोच आंसर आया कि भाई हमारा ही तो है, चीज़ों पे हक किसका है, अरे हमारा ही होना चाहिए, हमारा भारत है। तो फिर लोगों के मन में आया कि ब्रिटिशर्स क्यों इतना कंट्रोल करके बैठे हैं हमारे इंडियन रिसोर्सेज पे, क्यों हमारे राज्य हड़प के बैठे हैं, क्यों हमारी हवेलियों में रह रहे हैं, क्यों हमारी इमारतें उन्होंने कंट्रोल करी हुई हैं, क्यों हम लोगों की लाइफ्स को कंट्रोल करा हुआ है। और जब तक ये कंट्रोल एंड हुआ, तो अगर ये कंट्रोल एंड नहीं होगा, ये ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एंड नहीं होगा, तब तक हम ये इंडिया, हम इंडियंस का नहीं होगा। सवाल है कि क्या ये भारत किसका है, तो जवाब है भारत भारतीयों का है, इंडिया इंडियंस का है। पर अगर परिस्थिति देखो तो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो भारत भारतीयों का कैसे होगा अगर ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं। तो एटलीस्ट इंडियंस को इतना समझ आ गया कि देश हमारा है, ये लोग बाहर से आए हैं। वरना 100 साल की गुलामी के बाद तो भारतीय ये भी भूल गए थे कि भारत हमारा ही है। उनको लगता था कि हम पे ये लोग एहसान कर रहे हैं, हमको यहाँ रहने दे रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा गुलामी करी भारतीयों ने, तो उनको मन में ही ऐसा आ गया कि हमारा भारत है ही नहीं, हम लोग गुलाम ही हैं। पर कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स आए, कुछ ऐसे नेशनलिस्ट आए कि उन्होंने सारी सोच ही बदल के रख दी। उन्होंने सबको झंझोड़ा, जगाया कि भाई हम गुलाम नहीं हैं, ये हमारा ही देश है, हम तो यहाँ के मालिक हैं, ये लोग बाहर से आए हैं। सो ये वाली चीज़, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स, नेशनलिस्ट जैसे महात्मा गांधी जी आए, सुभाष चंद्र जी आए, इन सब ने ये सारी चीज़ें भारतीयों के मन में डाली। मतलब भारतीय जो इंडियंस थे वो तो अब डर डर के उन्होंने मान लिया था कि हम गुलाम हैं, हमें गुलामी की लाइफ जीनी है। ऑब्वियसली 100 साल तक अगर आप 2 महीने किसी की गुलामी करो, आप ऐसे आपको आदत पड़ जाती है। इधर 100 साल गुलामी करी थी इंडियंस ने, तो ऑब्वियसली वो मान ही लिया था भाई भारत तो हमारा है ही नहीं। बट हमारे नेशनलिस्ट ने ये सवाल किया उनसे कि किसका है ये इंडिया, तो जवाब आया भाई इंडियंस का ही है। तो चीज़ों पे हक किसका होना चाहिए, इंडियंस का ही होना चाहिए। पेज नंबर 110 पे नेक्स्ट पैराग्राफ,
This consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the अच्छा, अब ये कॉन्शियसनेस आ गई, अब ये समझ आ गई भारतीयों में, भाई भारत हमारा है। अब क्या समझ आ गई, भारत हमारा है। ये समझ कब आई, ये समझ दी किसने, ये समझ 1850 के बाद, 1850 के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने उनको समझाया। 1850s के बाद स्पेशली 1870 से 1880s के बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। उन्होंने जो है उन्होंने ये सारे इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल थे, मतलब इंग्लिश पढ़ी हुई थी इन लोगों ने, और मोस्टली ये सब लॉयर्स थे। सो इन्होंने समझाया लोगों को, इन्होंने ग्रुप्स बनाए, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए। सो द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारी संस्थाएं बनी, पॉलिटिकल ग्रुप्स बने। इन लोगों ने समझाया, इन लोगों ने इनको समझाया कि भाई भारत है, भारतीयों का है, ठीक है। इन लोगों ने लोगों को झंझोड़ा, और ये सारे एजुकेटेड लोग थे, इंग्लिश पढ़े हुए, इन्होंने लोगों को समझाया। कौन थे फिर से, इनकी संस्थाओं का, इनकी पॉलिटिकल संस्थाओं का नाम था पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो अच्छा, ये हमने 2 पैराग्राफ पढ़े। एक हमको इसी पेज पे एक डेफिनेशन है, वो हम देख लेते हैं सोवरेन की। सो व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन? The capacity to act independently without outside interference. Independently act करने की कैपेसिटी, मतलब कोई इंटरफेयर ना करे आपके काम में और आप एकदम आराम से काम कर सको, दैट इज कॉल्ड सोवरेन, ठीक है। मतलब अगर आपके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, सो ही इज सोवरेन, क्योंकि वो खुद ही, मतलब उनको कोई बोलने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। अगर वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो वो सोवरेन नहीं खुद को कह सकते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, उनको किसी से पूछना पड़ेगा। सो सोवरेन मतलब बिना आउटसाइड प्रेशर के काम करना, इंडिपेंडेंटली काम करना। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। अच्छा, ये नाम जो हमने ऊपर पढ़े उसमें एक नाम समझो, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का मतलब, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल द पीपल। सर्व मतलब ऑल, जनिक मतलब पीपल, सो फॉर ऑल द पीपल। Though many of these associations function in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of the people of India, not those of any one region, community or class. So सारी जब ये संस्थाएं बनी, पॉलिटिकल संस्थाएं बनी भारत में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बनी, तो ये अलग अलग देश शहरों में बनी। जैसे ये पूना सार्वजनिक सभा पूना में बनी, फिर ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बॉम्बे में बनी। भले ये एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर जगह पे ये संस्थाएं बनी, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनी, पर इन सब का गोल था, उन सब का जो गोल उद्देश्य था भारत के लोगों के लिए था, इंडियन पीपल के लिए था ये गोल। सो गोल था भारतीयों के लिए, मतलब भले कोई भी हो, पर गोल था सब लोगों के लिए, ये संस्थाएं थी सब लोगों के लिए। They worked with the idea that people should be sovereign. So ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी वो इसी सिद्धांत के साथ, इसी रूल के साथ काम कर रहे थे कि जो लोग हैं वो सॉवरेन होने चाहिए। सॉवरेन का मतलब कि इंडिपेंडेंटली काम करें, किसी बाहरी उन पे दबाव ना बने। A modern consciousness and a key feature of nationalism. So, in other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding the affairs. मतलब वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो इंडियन पीपल हैं वो उनको डिसीजंस लेने का हक हो। मतलब क्योंकि ऐसा हो रहा था उस टाइम कि हर डिसीजन ब्रिटिशर्स ले रहे थे हमारा। मतलब ये जो संस्थाएं चालू हुई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि लोग सॉवरेन हों
और लोगों को डिसीशंस खुद लें, ना कि हमारे डिसीशंस हमारे बिहाफ पे ब्रिटिशर्स लें। The dissatisfaction with the British rule intensified in 1870s 1880s। सो ये जो डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये जो लोगों का मतलब असंतोष था, वो असंतोष बड़ा 1870s 1880s में। लोग और ज़्यादा असंतुष्ट होते चले गए, वो अभी बिल्कुल नाखुश थे और ज़्यादा नाखुश होते चले गए। 1870 में 1880 में द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1870 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स। फिर इसके ऊपर मतलब क्यों लोगों में इतना असंतोष आ रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स काम ही ऐसा कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। सो ब्रिटिशर्स ने आर्म्स एक्ट पास किया 1878 में। ब्रिटिशर्स ने आर्म्स एक्ट पास किया डिस अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स। मतलब जो आर्म्स एक्ट था, आर्म्स एक्ट कानून था जिसमें कोई इंडियन हथियार नहीं रख सकता। आर्म्स मतलब हथियार। सो ये आर्म्स एक्ट चालू हुई 1878 में, उसमें भारतीयों को कहा गया भाई हथियार नहीं रख सकते। इन द सेम ईयर द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज ऑल्सो इनेक्टेड। अब उसी साल 1878 में ब्रिटिशर्स ने एक और कानून लाया। क्या था वो कानून? In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. So, ये जो एक्ट थी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़, मतलब जो न्यूज़ मीडिया है वो। सो ये प्रेस एक्ट लागू की गई, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ताकि जो लोग सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार, उस टाइम तो ब्रिटिशर्स की सरकार थी, जो लोग ब्रिटिशर्स की सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा लिख रहे हैं उन्हें शांत करा जाए। क्या था इस एक्ट में, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में क्या था? द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेसेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वॉज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। क्या था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट? ये कानून था जो कि गवर्नमेंट को अलाउ करता था। गवर्नमेंट कौन थी उस टाइम? ब्रिटिशर्स की। सो गवर्नमेंट को अलाउ करता था टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मतलब जो न्यूज़पेपर्स के एसेट हैं उनको जब्त कर ले। एसेट मतलब जो भी उनका सामान है, कुछ भी है, सब जब्त कर ले। इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेसेस, पूरे उनके प्रिंटिंग प्रेसेस पे भी कब्जा कर दे। अगर न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा पब्लिश करा जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब जिस पे आपत्ति हो ब्रिटिशर्स में, इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स के लिए कुछ खराब लिखोगे तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाएगी, बंद करा दी जाएगी, कब्जा कर लिया जाएगा। कौन, ये किस में लिखा था? ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। कब पास हुई थी? 1878। दूसरी कौन सी एक्ट पास हुई थी उसी साल? आर्म्स एक्ट। सो इन 1883 there was a furore over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. So गवर्नमेंट ने 1883 में इंट्रोड्यूस there was a furore over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. This bill provided for the trial of British and sought equality between British and Indian judges. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. अब क्या हुआ? 1883 में एक इल्बर्ट बिल पास हो रहा था, ठीक है। सो इल्बर्ट फुरोरे मतलब एक झगड़ा टाइप हो गया। गवर्नमेंट ने जब इल्बर्ट बिल पास करना चाहा, सो बिल में क्या था? द बिल प्रोवाइडेड, बिल मतलब कानून, एक इल्बर्ट बिल, एक इल्बर्ट कानून पास करा रही थी इन 1883। देयर वॉज अ फिरोरे ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इल्बर्ट बिल। सो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, एक नया कानून ला रही थी जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। सो क्या था इस बिल के अंदर, क्या था इस कानून के अंदर? The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. इस बिल में क्या था? इस बिल के अंदर क्या था? The bill provided for the trial of British or European persons by Indians. So ये कानून था जो कि ब्रिटिश या यूरोपियंस लोगों को provided for the trial of British or by Indians and sought equality between
इस बिल में ऐसा कुछ था कि भाई जो इंडियन और जो ब्रिटिश जजेस हैं वो इक्वल होंगे। भाई हमारे पहले साल खाली ब्रिटिश जजों का ही बोलबाला था, सो इंडियन और ब्रिटिश जजेस का इक्वालिटी होगी। बट फिर कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि ये बिल को विड्रॉ कर दो, मतलब ऐसा क्यों कि इक्वालिटी क्यों हो जजेस के बीच में। और इंडिया ऐसा भी था कि अगर कोई ब्रिटिशर या कोई यूरोपियन कुछ गलती कर रहा है तो उसको इंडियंस ही सज़ा देंगे, क्योंकि वो इंडिया में रह के गलती कर रहा है। पहले मतलब यूरोपियंस के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए कोई कानून था ही नहीं, तो उनके लिए भी कानून हो। तो इल्बर्ट बिल को काफ़ी लोगों ने अपोज करा, सो इंडियंस इससे गुस्सा हो गए। जो भक्ति वाले नेशनलिस्ट इंडियंस थे उन्हें गुस्सा आ गया, एनरेज हो गए। सो इसी इवेंट से हाईलाइट हुआ द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स कितना भेदभाव करते हैं इंडियंस के साथ, ये पता लगा। मतलब वो अपने देश के लोगों पे मुकदमा भी नहीं चलने देना चाहते भारत में, जबकि वो सब भारत में ही रह रहे थे। सो इंडियंस को पता लगा कि कितना भेदभाव है ब्रिटिशर्स को इंडियंस के लिए। पेज नंबर 111। अच्छा, ये 111 करने से पहले एक थोड़ी डेफिनेशन साइड में लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। पब्लिसिस्ट मतलब समवन हु पब्लिसाइजेस एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट, स्पीकिंग एट मीटिंग्स। मतलब पब्लिसिस्ट वो जो पब्लिसिटी करे, मतलब कोई चीज़ को पब्लिसाइज करे, बहुत ज़्यादा उसको फैलाए, कैसे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करे, रिपोर्ट्स राइट करे और मीटिंग्स में बोले, सो उसे कहते हैं पब्लिसिस्ट। इसके अलावा यहाँ एक और पोर्ट्रे है, फिगर 2, दैट इज़ दादा भाई नवरोजी। सो दादा भाई नवरोजी कौन? ये दादा भाई नवरोजी का पोर्ट्रेट है। Nauroji's book Poverty and Un-British Rule in India offered a scathing criticism of economic impact of British rule. So ये जो दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था इस बुक के अंदर कि ब्रिटिश रूल के वजह से इंडिया में कितनी ज़्यादा आर्थिक तंगी आई है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं पेज 111 पे। The need for all India organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened the desire. So ये जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी, ये जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी एजुकेटेड इंडियंस की, मतलब द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy deepened the desire. देखो कब से ज़रूरत थी कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने पढ़े लिखे इंडियंस की, मतलब 1880 से ही ये लगता था कि हमारी एक संस्था होनी चाहिए, इंडियंस की संस्था होनी चाहिए। पर जब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये बिल पास नहीं होने दिया कि भाई इंडियंस जजेस और ब्रिटिश जजेस इक्वल हैं, या भाई जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियन गलती करेंगे उनका भारत में मुकदमा। तो जब ये सपोर्ट नहीं मिला इस बिल को, इल्बर्ट बिल पास नहीं हुआ, तो ये जो एजुकेटेड लोग थे इंडिया के, उन लोगों को बहुत ही, मतलब अब उन लोगों को लगा ही कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ संस्था बनानी चाहिए। सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कब लगा कि इंडिया में संस्थाएं बननी चाहिए। सो द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880, बट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डीपेंड दिस डिजायर। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो स्टैब्लिश हुई थी, वो स्टैब्लिश व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री met at Bombay in December 1885. So इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी जब 72 डेलीगेट्स मिले थे पूरे देश से 72 डेलीगेट्स मिले। डेलीगेट्स का मतलब 72 पीपल मिले, सारे देश से आके कहाँ मिले? बॉम्बे में मिले, दिसंबर 1885 में। सो द अर्ली लीडरशिप कौन थे? पहले शुरुआती लीडर्स कौन थे? द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता,
भद्रुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. Subramania Iyer, and among others was largely from Bombay and Calcutta. सो बॉम्बे में सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो आके मिले, उन लोगों को आके इस्टेब्लिश करनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 72 लोग मिले और जो लीडर थे उनमें लीडर्स कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, भद्रुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर, और ये सारे बॉम्बे कलकत्ता से आए थे। उस टाइम नौरोजी, जो हमने अभी अभी पोर्ट्रेट देखा जिनका, दादा भाई नौरोजी। सो नौरोजी, अ बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंदन एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। और जो दादा भाई नौरोजी थे जो खुद इंडियन थे पर कहाँ सेटल हुए थे? वो लंदन में सेटल थे और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी हिस्सा थे लंदन में। सो उन्होंने जो ये हमारे भारतीय क्रांतिकारी हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनको सपोर्ट किया। द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. Hume ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम वेरियस रीजन्स टुगेदर। एक और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, मतलब ये भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे, एक रिटायर्ड A.O. Hume। सो नौरोजी ने क्या किया? नौरोजी इनको गाइड करते थे, एक गाइडेंस की तरह वो काम करते थे, उनको गाइड करते थे। और जो A.O. Hume थे वो थे रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, उन्होंने इंडियंस को साथ लाया, मतलब जो देश के अलग अलग हिस्से से जो एजुकेटेड इंडियंस थे, हर किसी को तो पता, मुझे नहीं पता है कि भाई बॉम्बे में क्या हो रहा है। ठीक है, आजकल तो नेट की इंटरनेट की ज़माना है, पर उस टाइम तो नहीं पता होता था एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। तो क्या पता कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है पूरे देश के लोगों को जोड़ के। सो A.O. Hume देश के कोने कोने से ऐसे एजुकेटेड लोग लाए और उनको बॉम्बे लाए और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बनाया। हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर? सो यहाँ एक कुछ छोटा सा आर्टिकल है, टुकड़ा। कांग्रेस किसके लिए बात करना चाहती है? अ न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर रोट इन जनवरी 1886। उस टाइम एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, उसका नाम था द इंडियन मिरर। उस न्यूज़पेपर का नाम था द इंडियन मिरर। जनवरी 1886 में ये आर्टिकल छपा था। क्या छपा था? द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर अवर कंट्री एंड वेल लैड टू द गुड ऑफ इनकन्वीसेबल मैग्नीट्यूड ऑफ अवर कंट्रीमैन। सो लिखा हुआ था कि जो बॉम्बे की पहली नेशनल कांग्रेस है वो हमारे देश में जब भी पार्लियामेंट बनेगी, फ्यूचर पार्लियामेंट बनेगी, उसका न्यूक्लियस होगी, उसका सेंटर होगी, और विल लेड टू द गुड ऑफ कंसीवेबल मैग्नीट्यूड ऑफ अवर कंट्रीमैन। सो इसमें हमारे जो देश के लोग हैं, इसके बनने से हमारे देश के लोगों का भला होगा। भद्रुद्दीन तैयब जी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887 10। सो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जब कांग्रेस बनी थी 1887 में, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे भद्रुद्दीन तैयब जी। भद्रुद्दीन तैयब जी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887 10। दिस कांग्रेस इज composed of representatives not of this any one class or community of India but of all the different communities of India. So बदरुद्दीन तैयब जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस बनी थी 1887 में। सो उन्होंने कहा, एक्चुअली 1885 में बनी थी। सो बदरुद्दीन तैयब जी उसके प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा 1887 में कि जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी बनाई है हमने, इसमें हमने सारे धर्म के, सारे कम्युनिटी, सारे रीजन से लोग लिए हैं, सब उससे इकट्ठे हैं। तो हम किसी एक के लिए नहीं हैं, हम पूरे भारत के लिए हैं। पूरे भारत के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है। पेज नंबर 111 पे, अ नेशन इन द मेकिंग, मतलब राष्ट्र बन रहा था हमारा उस टाइम। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट अ कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स
and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, and introduced in provinces where none existed. It demanded Indians be placed in the government. It is called civil service to be held in India as well, not just in London. अब क्या हुआ, शुरू के जो साल थे, मतलब जब कांग्रेस बनी तो शुरू के सालों में कांग्रेस बहुत ही धीमा धीमा काम कर रही थी, मॉडरेट ठीक ठीक काम कर रही थी। जैसे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहले 20 साल, मतलब कांग्रेस बनी 1885 में, सो 1885, 1895, 1905 तक कांग्रेस कैसे काम कर रही थी, मॉडरेट ठीक ठीक क्या काम कर रही थी इस पीरियड में। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस पीरियड में इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस, मतलब इस पीरियड में वो इंडियंस के लिए एक आवाज़ चाह रही थी, मतलब एक बड़ी आवाज़ उठा रही थी गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियंस के लिए बोल रही थी। वो चाहती थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, मतलब जो लॉ वाले संविधान हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, और ये ऐसी ऐसी जगहों पे इंट्रोड्यूस किए जाएं जहाँ पे पहले कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो। वो चाह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आएँ। इट डिमांडेड इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। कांग्रेस डिमांड करती थी कि हमारे जो इंडियंस हैं उनको भी हाई गवर्नमेंट पोजीशंस मिलनी चाहिए, उनको उस पर बिठाना चाहिए। फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया। सो कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि अच्छी अच्छी पोजीशंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है, फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, पुलिस सर्विसेज हैं, सो वहाँ पे जो टॉप पोजीशंस हैं वो इंडियंस को ही मिलनी चाहिए, और इसीलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस चालू कराया गया। ये ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट लंदन में था, अभी भारत में भी चालू करा। आपको पता होगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में IAS, IPS, IFS इन सब की भर्तियाँ होती हैं। सो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट तब का है, मतलब तब भारत में कांग्रेस ने ये बात रखी थी। The demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism, since most important at the time was monopolized by whites. तो जो इंडियनाइजेशन, मतलब अब सब चीज़ों को भारतीय करा जा रहा था। डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, मतलब रेसिज्म के खिलाफ था, रंग भेद के खिलाफ ये कानून था। सिंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम्स वर मोनोपोलाइज्ड, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट जॉब्स थे इंडिया के वो सब किसको मिलते थे, वाइट। बोलो, हम भारतीयों का भारत, और हमारे भारत में ही हम लोगों के साथ ही रंग भेद किया जा रहा था, और जो थे वाइट, जो मतलब वाइट्स को वो जॉब ऑफर करा जाता था टॉप पोजीशंस का, ठीक है। टॉप पोजीशंस इंडियंस के लिए नहीं रखी जाती थी। And the British generally assumed that Indians could not be given of responsibility. Britishers बस ये मान लेते थे, उनका मानना था कि इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस आप दे ही नहीं सकते, इंडियंस लायक ही नहीं है, हायर पोजीशंस तो ब्रिटिशर्स के लिए ही होनी चाहिए। Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization it was hoped would also reduce the drain of wealth to England. अब क्या होता था, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बिठाया जाता था, और बड़ी पोजीशंस पे सैलरीज भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, हैवी होती हैं। ये लोग क्या करते थे, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स कमा के जो उनकी फैमिलीज होती थी इंग्लैंड में, पैसे वहाँ भेजते थे। ऑब्वियसली वो अपने घरों में सैलरीज भेजेंगे, तो इससे हो क्या रहा था, भारत का पैसा जा रहा था ब्रिटिशर्स, क्योंकि सैलरीज कोई कम नहीं होती हैं। जो हायर पोजीशंस पे लोग होते हैं, हायर अथॉरिटीज़ पे, उनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इससे क्या हो रहा था, भारत का पैसा जा रहा था इंग्लैंड। सो एक इंडियनाइजेशन इसलिए भी चाह रहे थे हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियनाइजेशन चाह रही थी, भारतीयकरण इसलिए चाह रही थी कि जो भारत का इतना सारा पैसा है वो ब्रिटेन ना जाए। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड, और क्या डिमांड्स थी कांग्रेस की, और डिमांड्स थी इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। पहले क्या होता था, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही होता था, मतलब लागू कराने, नियम को लागू कराने वाला और सज़ा देने वाला दोनों एक ही थे, मतलब एक ही संस्था थी। तो वो चाह रहे थे कि भाई ये अलग हो जाए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग हो जाए,
द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और क्या कांग्रेस चाह रही थी? आर्म्स एक्ट रिपील करा जाए और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाए, मतलब हम लोग खुल के बोल सकें, हम लोग खुल के एक्सप्रेस कर सकें हम क्या बोलना चाहते हैं। सो रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, रिपील का मतलब यहाँ पेज नंबर 112 पे यहाँ आपको मीनिंग दी गई है। रिपील टू अंडू लॉ टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ। अंडू लॉ मतलब रिपील द आर्म्स एक्ट मतलब जो उन्होंने लॉ लागू किया था कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, वो कानून को दरखास्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, अंडू कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। तो ये सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उनकी मांगें थी, ठीक है, बहुत सारी मांगें थी। तो यहाँ एक था कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग हो जाए, आर्म्स एक्ट खत्म हो जाए और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिले। सो अभी यहाँ देखो सोर्स 2 इन परस्यूट ऑफ गोल्ड, दिस इज व्हाट अ मॉडरेट लीडर ऑफ दिनशॉ वच्छा रोट टू नरोजी इन 1887। सो एक लीडर था जिसका नाम था दिनशॉ वच्छा, उसने दादा भाई नौरोजी को 1887 में लिखा था। क्या लिखा था? फिरोज शाह इज नाउ अ डेज टू बिजी विथ हिज पर्सनल वर्क। उन्होंने लिखा था कि जो फिरोज शाह है आजकल अपने काम में, खुद के काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। दे आर ऑलरेडी रिच इनफ, और वो बहुत पैसे वाले भी हैं, फिरोज शाह पैसे वाले हैं। दे आर मिस्टर तेलांग टू रिमेन्स बिजी, जो तेलांग है वो भी बिजी रहते हैं। आई वंडर हाउ इफ ऑल रिमेन बिजी इन द परसूट ऑफ गोल्ड कैन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बी एडवांस्ड। मैं सोचता हूँ कि अगर सब लोग ऐसे ही बिजी रहेंगे पैसे कमाने में, सबको सोना बनाना है, तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। सो दिनशॉ वच्छा ने ये चिट्ठी लिखी थी दादा भाई नौरोजी को 1887 में। उन्होंने लिखा था फिरोज शाह बिजी है, उसको अपने खुद के काम हैं, तेलांग बिजी है, उसको अपने खुद के काम है, तो देश का भला कौन सोचेगा। सो ये एक चिट्ठी लिखी गई थी। अच्छा पेज सो विद दिस आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। यहाँ हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं एट पेज 112। सो वी आर एंडिंग अवर लेक्चर एट 112 पेज। हमने क्या पढ़ा? वी विल सी ऑल थ्रू इट। अच्छा, आपको एक एक चीज़ जो भी मैंने टिक कराई है आपको सारी की सारी चीज़ अच्छे से लिखनी है। सो हमने क्या पढ़ा? हमने चालू किया था पेज 109 से, और चैप्टर का नाम हमने डिस्कस करा क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक पोर्ट्रेट था, वो हमने डिस्कस किया कब का है, चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी पॉइंट्स थी कि हमने आगे क्या पढ़ा वो था। ये था पेज 109, इस पे मैंने आपको एक भी पॉइंट टिक नहीं कराई। फिर पेज 110 पे इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, भाई भारतीयता कैसे लोगों में जागी, नेशनलिज्म कैसे जागा। सो लोगों ने अपने आप से सवाल किया कि भाई डेवलपमेंट जो हम भारत किसका है, भारत क्यों है, कैसे है। सो जवाब आया हमारा खुद का है। तो लोगों में जागरूकता आई, अलग अलग संस्थाएं आई। अच्छा, यहाँ से फिर मैंने टिक कराना चालू किया है, ये सब आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। पॉइंट तो एक भी मिस नहीं करनी है, एक एक पॉइंट लिखनी है। सो लोगों में आवाज़, ये सारी संस्थाएं बनी, इतनी सारी ये संस्थाएं तो एकदम आपको रट लेनी है, ये संस्थाएं बनी। और इसके बाद मतलब सबकी संस्थाओं का एक ही था, वो था कि भाई हम लोग सॉवरेन हो जाएं। सॉवरेन मतलब ब्रिटिशर्स हमारे फैसलों में दखल अंदाजी ना दें। अभी भी लोग डिससेटिस्फाइड थे, ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा खफा थे। आर्म्स एक्ट पास हुई थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुई थी, इल्बर्ट बिल को पास नहीं होने दिया जा रहा था। सो हमारी जो संस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी ब्रिटिशर्स से। फिर फिर भारतीयों को लगा आखिर एक पूरे देश के लिए एक संस्था बननी चाहिए, मतलब ऐसे अलग अलग संस्थाएं ना हो, भाई इस स्टेट के लिए ये संस्था, इसके लिए ऐसा नहीं हो, एक संस्था बनी चाहिए। तो 1880 में जब ये इल्बर्ट बिल वाली कंट्रोवर्सी हुई, पास नहीं किया नहीं जाने दिया। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे उसके 72 लोग मिले, बॉम्बे में मिले, दिसंबर 1885 में मिले। जो लीडर्स थे शुरू के, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC, ये भी नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर अमंग अदर्स। सो
नौरोजी लंदन से हेल्प कर रहे थे इनको, और एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे एओ हुमे, उन्होंने सारे इकट्ठे किए थे कांग्रेस के लिए, सारे जो नेता थे सारे लोग इकट्ठे किए थे। शुरू में कांग्रेस ठीक ठीक डिमांड्स रख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन पे हावी नहीं हो रही थी, सिंपल सी डिमांड्स थी कि भाई इंडियंस को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दो, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मौका दो, इंडियंस के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओ, और इंडियनाइजेशन हो, भारतीयकरण हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो भारतीय हों, भेदभाव बंद कर दे ये ब्रिटिश सरकार। और फिर और भी थी भाई, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो, आर्म्स एक्ट को ख़त्म करो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो। ठीक है, सो ये है पेज 112, एक एक पॉइंट आपको लिखनी है। एंड दिस इज मी योर इशिका मैम रिक्वेस्टिंग यू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, राइट प्रॉपर पॉइंट्स, कुछ गपचाए नहीं, एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।